स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, होल्डिंग कंपनी। हेडिंग दे दो, होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी का जो क्वेश्चन रहेगा वो एग्जाम में कंपलसरी रहेगा, इसके साथ कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो होल्डिंग कंपनी चैप्टर के रिगार्डिंग हम लोगों ने कुछ नोट्स ऑलरेडी कॉपी में लिख रखा है, उसको फटाफट डिस्कस कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला बात बता रहा है मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी होता क्या है, ठीक है। सपोज एग्जांपल लेते हैं, ये बैलेंस शीट है ऑफ XYZ लिमिटेड। एक बार टी शेप में बता रहे हैं, मान लो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसका बैलेंस शीट है, उसमें शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल है 500, सारा फिगर्स रुपीज इन लैक्स है, और 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 200। तो पहले हम लोग ये दो डेटा पे फोकस करते हैं। एक कंपनी है, उसका नाम है XYZ लिमिटेड, और ये उसका एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। हम लोग टी फॉर्म में बैलेंस शीट को क्वेश्चन के समझ रहे हैं। सपोज दूसरा कंपनी है बी लिमिटेड, ठीक है। बी लिमिटेड परचेस्ड, अगर हम ध्यान से समझें, एक एक इक्विटी शेयर अगर 10 रुपया का है और 500 लाख का कैपिटल है, मतलब 500 लाख को डिवाइड बाय 10 रुपया से करेंगे तो 50 लाख शेयर्स हो रहा है, ठीक है। और अगर हम क्वेश्चन ऐसा लिखें, बी लिमिटेड परचेज 30 लाख इक्विटी शेयर्स इन XYZ लिमिटेड। बी लिमिटेड भी एक कंपनी है, उसने 30 लाख इक्विटी शेयर्स खरीदा है XYZ लिमिटेड में। और एक और लाइन हम लोग लिखते हैं, सी लिमिटेड परचेस्ड, प्रेफरेंस शेयर्स को 100 रुपया अज्यूम कर लो, एक एक प्रेफरेंस शेयर्स, तो 200 लाख डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आएगा 2000, नहीं 20 लाख, कितना रहे, 200 लाख, 2 करोड़ आएगा। 200 लैक्स, 200 इंटू 1 लाख डिवाइड बाय 100, 200 इंटू 1 लाख डिवाइड बाय 100, कितना आ रहा है, 2 लाख। तो मान लेते हैं सी लिमिटेड परचेस्ड 2 लाख शेयर इशू किया था प्रेफरेंस शेयर। सपोज इसमें सी लिमिटेड ने 1,20,000 प्रेफरेंस शेयर परचेज कर रखा है। इन XYZ लिमिटेड। तो XYZ लिमिटेड अपने आप में एक कंपनी है, बी लिमिटेड भी एक कंपनी है, और सी लिमिटेड भी एक कंपनी है, तीनों कंपनी है। XYZ लिमिटेड का बैलेंस शीट हम चेक कर रहे हैं, तो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 500 लाख, एक एक शेयर कितना है का, मान लो 10 रुपया का है, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया, 50 लाख। तो इक्विटी शेयर XYZ लिमिटेड ने कितना इशू किया था, 50 लाख, जिसमें से 30 लाख इक्विटी शेयर कौन परचेज किया था, सी लिमिटेड, ठीक है। XYZ ने टोटल कितना इक्विटी शेयर इशू किया था, 50 लाख, जिसमें से 30 लाख इक्विटी शेयर्स किसने परचेज किया था, बी लिमिटेड ने। तो अगर हम यहां पे लिखें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय XYZ लिमिटेड, तो ये फिगर कितना होगा, 50 लैक्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय XYZ लिमिटेड, ये फिगर कितना हो जाएगा, 50 लैक्स।
और इस 50 लाख में से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाई मतलब होल्ड करना, बी लिमिटेड इन एक्स वाई जेड लिमिटेड। इस 50 लाख शेयर्स में से बी लिमिटेड कितना शेयर्स होल्ड करता है एक्स वाई जेड लिमिटेड में? 30 लाख। तो ये दो डेटा हम लोग को इस एग्जांपल से समझ में आ रहा है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है, एक्स वाई जेड लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। उसमें दो कंपनी ने शेयर परचेज किया है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी के बिजनेस में, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल शेयर परचेज करते हैं कंपनी का, वैसे यहाँ पे कंपनी ने कंपनी का शेयर परचेज किया है। बी लिमिटेड ने परचेज किया 30 लाख इक्विटी शेयर्स, 30 लाख रुपया नहीं है, 30 लाख इक्विटी शेयर्स इन एक्स वाई जेड लिमिटेड। एक्स वाई जेड लिमिटेड ने कितना शेयर इशू किया था मार्केट में? टोटल में 50 लाख। उस 50 लाख में से बी लिमिटेड ने कितना शेयर परचेज कर लिया? 30 लाख। इसको हम बोल सकते हैं कि 50 लाख में से 30 लाख शेयर बी लिमिटेड होल्ड करता है, 50 लाख शेयर्स में से 30 लाख शेयर्स बी लिमिटेड होल्ड करता है। तो अगर हम के पास किसी भी कंपनी का 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स होता है, इस मींस हम लोग उस कंपनी के क्या बन जाते हैं? होल्डिंग कंपनी बन जाते हैं। तो अगर हम लोग निकालें डिग्री ऑफ कंट्रोल परसेंटेज, डीओसी का फुल फॉर्म होगा डिग्री ऑफ कंट्रोल। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल मतलब क्योंकि बी लिमिटेड ने आधा से देखो ज्यादा शेयर्स परचेज किया है एक्स वाई जेड लिमिटेड का। एक्स वाई जेड लिमिटेड ने कितना शेयर इशू किया मार्केट में? 50 लाख। उसमें से कितना शेयर बी लिमिटेड ने परचेज कर लिया खुद के लिए? 30 लाख। तो बाकी लोग मिलके, बाकी सब पब्लिक मिलके कितना परचेज किया है एक्स वाई जेड लिमिटेड का शेयर्स? 20 लाख। एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है जिसने शेयर कितना इशू किया मार्केट में? 50 लाख। इसमें से कितना शेयर बी लिमिटेड ने परचेज किया है? 30 लाख। तो बाद बाकी 20 लाख शेयर कौन परचेज किया है? बाकी लोग मिलके परचेज किया है, अदर पब्लिक। क्लियर? तो 50 लाख में अगर 30 लाख शेयर होल्ड कर रहा है, कौन होल्ड कर रहा है? कौन परचेज किया है? बी लिमिटेड। और किसका कंपनी में परचेज किया है? एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो इन दैट केस डिग्री ऑफ कंट्रोल, तो किसका किसके ऊपर कंट्रोल होगा? किसने शेयर परचेज किया है? शेयर परचेज करने पे हम लोग मालिक बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं। तो बी लिमिटेड ओनर बन गया है किसका? कंपनी का, एक्स वाई जेड लिमिटेड का। और उसका कंट्रोलिंग पावर कितना है, कितना तक वो कंट्रोल कर पा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल, जिसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं? परसेंटेज में मेजर करते हैं। तो मैथमेटिकली क्या फॉर्मूला होना चाहिए? 50 लाख का शेयर इशू किया है, 50 लाख नंबर ऑफ शेयर इशू किया है किसने? एक्स वाई जेड लिमिटेड ने। और उसमें से 30 लाख शेयर कौन परचेज कर लिया? बी लिमिटेड। मतलब बोला जाए तो 5 में से 3 शेयर किसके पास है? ये बात समझ में आ रहा है? 5 में से 3 शेयर बी लिमिटेड के पास है। तो अगर उसको हम लोग परसेंटेज में निकाले, फ्रैक्शन में निकाले तो 3/5, परसेंटेज में निकाले तो 60%। मतलब आधा से ज्यादा शेयर्स कौन होल्ड करता है एक्स वाई जेड लिमिटेड का? इक्विटी शेयर्स का बात कर रहे हैं। इक्विटी शेयर्स में आधा से ज्यादा शेयर्स कौन होल्ड करता है? बी लिमिटेड। और बाकी सब पब्लिक, छिटपुट पब्लिक लोग मिलकर कितना शेयर्स होल्ड करता है एक्स वाई जेड का? 20 लाख शेयर्स। तो ज्यादा पावर किसका होगा एक्स वाई जेड लिमिटेड का बिजनेस में? बी लिमिटेड का। क्लियर? तो इन दैट केस देखो हम लोग डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालते कैसे हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाई बी लिमिटेड। ये सब कुछ लिखना नहीं है, सब तुम्हारा कॉपी में लिखा हुआ है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाई बी लिमिटेड कितना बताओ? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाई बी लिमिटेड कितना? 30 लाख। होल्ड डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स issued by XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड ने कितना शेयर इशू किया है? XYZ लिमिटेड ने शेयर कितना इशू किया है? 50 लाख। तो अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में निकालें, 30 लाख इक्विटी शेयर्स
परचेज कर रखा है बी लिमिटेड और 50 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किया था XYZ ने, तो आंसर आ रहा है 60%। मतलब बी लिमिटेड का कितना कंट्रोल है, कितना तक कंट्रोल है XYZ के बिजनेस के ऊपर? 60%। बी लिमिटेड कितना तक कंट्रोल कर सकता है, कितना तक, किस फ्रैक्शन तक, किस एलिमेंट तक कंट्रोल कर सकता है XYZ लिमिटेड का बिजनेस? 60%। तो XYZ लिमिटेड और बी लिमिटेड में एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तुम देखो बी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड में एक रिलेशन बन रहा है। किसने किसका कंपनी में शेयर परचेज किया? बी लिमिटेड ने XYZ में शेयर परचेज किया। तो इन दैट केस रिलेशन क्या बन जाएगा? बी लिमिटेड बन जाएगा होल्डिंग कंपनी। बी लिमिटेड क्या बन जाएगा? होल्डिंग कंपनी, जिसने XYZ लिमिटेड में शेयर्स परचेज किया। और शेयर्स परचेज करके उसका डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना है बी लिमिटेड का? 60%। तो इस 500 लाख का शेयर कैपिटल में अगर हम लोग देखें 60%, जो कि होता है 300 लाख, 500 लाख का 60% होता है 300 लाख का शेयर्स कौन होल्ड करता है? बी लिमिटेड। और रिमेनिंग 40% कितना होता है? 200 लाख। तो 40% मतलब 200 लाख रुपया का शेयर्स कौन होल्ड करता है? बाकी सारा पब्लिक मिलके, बहुत सारा पब्लिक मिलके होल्ड करता है, ठीक है। इसमें से इस 200 लाख में से किसी ने 10,000 रुपया का शेयर परचेज किया होगा, किसी ने 5,000 रुपया का शेयर परचेज किया होगा, किसी ने 1 लाख रुपया का शेयर परचेज किया होगा, किसी ने 10 लाख रुपया का शेयर परचेज किया हो गया होगा। तो 500 लाख का इक्विटी कैपिटल में बी लिमिटेड का होल्डिंग कितना है इन टर्म्स ऑफ रुपीस? 300 लाख। और बाकी सारा पब्लिक का मिला के होल्डिंग कितना है? 200 लाख। तो किसका पावर बताओ ज्यादा होगा? बाकी सारा पब्लिक का, जो कि क्वांटिटी में ज्यादा है, बहुत सारे लोग हैं, 5-5 हजार रुपया का शेयर परचेज कर रखे हैं लोग, 5,000 रुपया का शेयर परचेज कर रखे हैं, कोई 10,000 रुपया का शेयर परचेज किया है, कोई एक शेयर परचेज किया होगा 150 रुपया का, ठीक है, एक ही तो शेयर परचेज कर रखा है। कोई हो सकता है कि 2 लाख रुपया का शेयर परचेज कर रखा होगा। तो यहाँ पे तो पब्लिक बहुत ज्यादा है और यहाँ पे अकेला हमारा कौन है? बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड के पास अकेले कितना परसेंट पावर है कंपनी का? 60%। बी लिमिटेड के पास अकेले कितना परसेंट पावर है कंपनी का? 60%, ठीक है, क्लियर। तो बी लिमिटेड के पास अकेले देखो 60% पावर है कंपनी का। तो बी लिमिटेड का क्या रिलेशन होगा XYZ लिमिटेड के साथ? बी लिमिटेड बन जाएगा होल्डिंग कंपनी ऑफ XYZ लिमिटेड और XYZ लिमिटेड माना जाएगा सब्सिडियरी कंपनी। XYZ लिमिटेड माना जाएगा सब्सिडियरी कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड होल्ड करता है शेयर्स इन XYZ लिमिटेड और जो शेयर्स को होल्ड करता है वो 50% से ज्यादा है, मोर देन 50% है। इसलिए बी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड में एक रिलेशन बन गया। वो रिलेशन क्या है? बी लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज होल्डिंग कंपनी ऑफ XYZ लिमिटेड एंड XYZ लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड हो जाएगा होल्डिंग कंपनी और XYZ लिमिटेड हो जाएगा सब्सिडियरी कंपनी। इसका मतलब अकाउंटिंग जब करेंगे तो बी लिमिटेड का तो सेपरेट बिजनेस होगा और XYZ लिमिटेड एक सेपरेट बिजनेस है। मतलब ये लोग अपना अपना पीएल बैलेंस शीट बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है, ये लोग अपना सेपरेट पीएल बैलेंस शीट बनाएगा, क्लियर, सेपरेट बैलेंस शीट बनाएगा, पीएल बैलेंस शीट बनाएगा। तो सेपरेट पीएल बैलेंस शीट बनाने के अलावा बी लिमिटेड एक अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, अपना एफएस बनाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पीएल बैलेंस शीट, और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगा। कंसोलिडेटेड मतलब सब मिला के। तो कितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा बी लिमिटेड? एक अपना खुद का बनाएगा जिसमें उसका सिर्फ खुद का डेटा होगा, पीएल बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा, और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा बी लिमिटेड, क्योंकि बी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है जिसमें कुछ डेटा बी लिमिटेड का भी रहेगा और कुछ डेटा
XYZ लिमिटेड का भी रहेगा, क्योंकि बी लिमिटेड का फाइनेंशियल स्टेक है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसका बिजनेस में, XYZ लिमिटेड के बिजनेस में। इसलिए देखो बी लिमिटेड जो कि एक होल्डिंग कंपनी है किसका, XYZ लिमिटेड का, वो अपना खुद का भी एफएस बनाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगा। ठीक है, क्लियर। कंसोलिडेटेड मतलब जोड़ के सबको मिला के, कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा करके, जिसमें उसका खुद का भी डेटा रहेगा और XYZ लिमिटेड का भी डेटा भी रहेगा। क्लियर। और XYZ लिमिटेड क्या हो जाएगा, सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगा किसका, बी लिमिटेड का। और ये सारा पब्लिक को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी। ये सारा पब्लिक मिला के बन जाएगा हम लोग का माइनॉरिटी क्लास। ठीक है, माइनॉरिटी पब्लिक, जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट तो है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो है, बस बहुत माइनॉरिटी लेवल पे है, बहुत ही माइनॉरिटी लेवल पे है। तो यहां से देखो तीन बात क्लियर हो गया। एक होता है होल्डिंग कंपनी हु होल्ड्स मोर देन 50%, 50% से ज्यादा। अगर 50% भी है ना तो वो नहीं हो सकता। क्लियर, 50% भी है, 50% भी है तो नहीं हो सकता डीओसी। ठीक है, 50% से ज्यादा होना पड़ेगा। दूसरा होता है सब्सिडियरी कंपनी, जिसका कंपनी में हम लोग शेयर परचेज कर रहे हैं, और बाकी पब्लिक क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी। अब तुम देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी 200 लाख है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में सी लिमिटेड ने कितना शेयर परचेज कर रखा था, 200 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। 100 रुपए से जब डिवाइड कर रहे थे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ रहा था, 2 लाख, राइट। 200 लाख रुपया का कैपिटल था, जब 100 रुपए से डिवाइड कर रहे थे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ रहा था, 2 लाख आ रहा था। और 2 लाख शेयर्स में से 1,20,000 प्रेफरेंस शेयर्स XYZ लिमिटेड ने किसने परचेज किया है, सी लिमिटेड ने। तो अगर इसका भी हम लोग डीओसी परसेंटेज निकालेंगे, 1,20,000 शेयर्स डिवाइडेड बाई 2 लाख शेयर्स, है ना, 200 लाख तो रुपी वैल्यू है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो 2 लाख में अगर 1,20,000 शेयर्स सी लिमिटेड ने परचेज किया है तो उसका भी डीओसी परसेंटेज कितना आ रहा है, 60% आ रहा है। लेकिन सी लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी नहीं माना जाएगा, क्योंकि होल्डिंग कंपनी होने के लिए हम लोग को इक्विटी शेयर परचेज करना पड़ता है। प्रेफरेंस का अगर हम लोग 100% भी परचेज कर लेंगे तो भी हम लोग होल्डिंग कंपनी कंसिडर नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब किसी भी कंपनी ने अगर दूसरा कंपनी का 50% से ज्यादा, 50% नहीं, 50% से ज्यादा, मोर देन 50% अगर शेयर परचेज कर रखा है तो परचेजिंग कंपनी माना जाएगा होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी में उसने शेयर परचेज किया वो बन जाएगा सब्सिडियरी कंपनी। और बाकी जो रिमेनिंग लोग हैं उनको हम लोग बोलेंगे माइनॉरिटी। ठीक है, उनको बोलेंगे माइनॉरिटी क्लास। क्लियर। तो होल्डिंग कंपनी कौन होता है, जो शेयर परचेज करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, और जिसकी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो बन जाएगा सब्सिडियरी कंपनी। सी लिमिटेड ने भी देखो कितना डिग्री ऑफ कंट्रोल होल्ड करता है, वो 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स था नंबर ऑफ शेयर्स, उसमें से 1,20,000 प्रेफरेंस शेयर्स परचेज किया था किसने, सी लिमिटेड ने। फिर भी वो होल्डिंग कंपनी नहीं माना जाएगा, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का क्राइटेरिया के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स को चेक नहीं करते हैं। कॉपी में आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी लिखा है, सपोज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर 2 कंपनीज। ए लिमिटेड हेल्ड्स मोर देन 80% इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड होल्ड करता है मोर देन 80% इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। 80% यहाँ पे 80% लिखा हुआ है। अच्छा, हेयर ए लिमिटेड, अच्छा यहाँ पे 60 कर दो उसको, हाँ 60 कर दो क्योंकि वो मिसप्रिंटिंग है, 60 कर दो, 6 नहीं 80 नहीं होगा, 60 कर दो। 60% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। Here A Limited is called the holding company and B Limited will be called as the subsidiary company of A Limited. तो रिलेशन को समझो, अगर A Limited ने 60% शेयर्स परचेज कर रखा है B Limited का, तो उस केस में A Limited बन जाएगा होल्डिंग कंपनी और B Limited बन जाएगा सब्सिडियरी ऑफ A Limited। The remaining equity shareholders are called minority। बाकी जो 40% इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं ना उनको हम लोग क्या बोल देंगे, माइनॉरिटी क्लास। तो बी लिमिटेड का जो शेयर कैपिटल देखो वो 60% कौन होल्ड करता है, ए, और 40% कौन होल्ड करता है, बी। हाँ वही ना, 50 से ज्यादा, 60 है यहाँ पे, 70 है, 60 कोई फिक्स नहीं है, यहाँ 60 आ रहा है। ठीक है, मोर देन 50%, इट कैन बी 51%, इट कैन बी 52%, सब्सिडीज बी लिमिटेड।
कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखो क्या लिखा है, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी आर टू डिफरेंट कंपनी। ये तो हम लोग को एग्जांपल से समझ में आ रहा है कि हमारा एग्जांपल में बी लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है और एक्स वाई जेड एक सब्सिडरी कंपनी है, ये दोनों अलग अलग कंपनी है, ठीक है। The identity of subsidiary company will not be affected due to such holding. It means both the company will prepare its own balance sheet independently. जैसा कि मैं तुमको बताया था कि होल्डिंग कंपनी अपना एफएस भी बनाएगा और ये भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, बट होल्डिंग कंपनी क्या करेगा, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के अलावा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगा, ठीक है। मतलब होल्डिंग कंपनी दो तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। नाउ द होल्डिंग कंपनी विल प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बाय टेकिंग इट्स ओन बैलेंस शीट एंड द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड। मतलब होल्डिंग कंपनी क्या करेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाता है, अपना बैलेंस शीट का डेटा और सब्सिडियरी कंपनी का बैलेंस शीट का डेटा के साथ। All the assets and liabilities of the subsidiary company will be added to the holding company assets and liabilities. The stake of minority group will be shown on the liability of the consolidated balance sheet. Stake मतलब होता है इंटरेस्ट। ये जो माइनॉरिटी ग्रुप है इनका जितना भी पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, सब्सिडियरी के बिजनेस में, वो होल्डिंग कंपनी अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल के दिखाएगा, और उसको हम लोग कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, मतलब इन लोग का कुछ नहीं बनेगा, इन लोग का जो आएगा तब ये कॉन्फ्लिक्ट में रुक चला जाओ, धीरे धीरे धीरे, एक बार में नहीं ना समझ में आ जाएगा, पहले हम तुमको जो लिखा है वो उसका मीनिंग बता रहे, जितना बता रहे उतना पहले सुनो। द फॉलोइंग विल नॉट कम इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखो ये सब चीज नहीं आएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी का जो इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल है, देखो ये सब्सिडियरी कंपनी का कैपिटल है ना, तो ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं लेंगे। ये भी सब्सिडियरी कंपनी का कैपिटल है, तो इसको भी हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं लेंगे, तो ये दो चीज नहीं आता है। रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है, ये देखो सब्सिडियरी कंपनी है, इसका जो भी रिजर्व एंड सरप्लस होगा उसको भी हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कंसीडर नहीं करेंगे। डिबेंचर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी टू द एक्सटेंट इट इज हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी। डिबेंचर्स जो कौन होल्ड करता है, सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग में, उतना तक हम लोग को नहीं लेना है। एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडियरी कंपनी, कौन किस में पैसा लगाया है, बी लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर्स परचेज किया है एक्स वाई जेड लिमिटेड में, इसलिए बी लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट रहेगा किसमें, इन एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है। बी लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट रहेगा इन एक्स वाई जेड लिमिटेड, क्लियर। तो ये सब चीज हम लोग को सम्स करते समय भी याद रखना है, और वो याद हो जाएगा एक दो सम्स करने के बाद कि क्या क्या आइटम्स को हम लोग को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कवर नहीं करना है। हाँ क्या चीज, ये जो बोले ना नहीं आएगा, हाँ हाँ यहाँ पे बस लायबिलिटी एसेट का इन्वेस्टमेंट बोला ना, सब हो जाएगा। तुम दो तीन क्लास अभी से सुनो, सब हो जाएगा, 2-3 क्लास सुनना है। मेजोरिटी में पब्लिक, तब तो होल्डिंग कंपनी होगा ही नहीं ना। तुम सोचो अगर बी लिमिटेड 49% शेयर होल्ड करता है, तो माइनॉरिटी कितना होल्ड करता है, 51%, तब होल्डिंग कंपनी कैसे हुआ। होल्डिंग लेने के लिए मेरे पास एटलीस्ट 50% से ज्यादा, मोर देन 50% होल्डिंग होना चाहिए, क्लियर, ओके। अच्छा, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम देखो कितना टाइप का प्रॉब्लम्स आएगा हम लोग के पास। एक होता है when the acquisition of the shares are made on the opening date of balance sheet, दूसरा होता है एक्विजिशन ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द बैलेंस शीट, तीसरा टाइप का सम आएगा एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर। तो हम लोग हाईलाइट कर लेंगे एक्विजिशन एट द ओपनिंग डेट एंड एक्विजिशन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर वाला सम्स, ठीक है। ये दो सम्स है जो एग्जाम में, इस दो में से कोई एक आएगा। क्लोजिंग डेट में भी एक्विजिशन हो सकता है। एक्विजिशन का मतलब होल्डिंग कंपनी किस दिन शेयर परचेज कर रहा है सब्सिडियरी में। होल्डिंग कंपनी अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में शेयर परचेज कर रहा है तो वो सम डिफरेंट होता है। होल्डिंग कंपनी अगर ड्यूरिंग द ईयर शेयर परचेज कर रहा है तो वो सम डिफरेंट होता है। होल्डिंग कंपनी अगर एंड ऑफ द ईयर में सब शेयर परचेज कर रहा है तो वो सम डिफरेंट होगा। और एक्विजिशन इज डन मोर देन 1 ईयर बिफोर बैलेंस शीट डेट, मतलब बैलेंस शीट बनने के 1 साल पहले अगर एक्वायर किया है तो वो सम डिफरेंट होगा। अब देखो डिग्री ऑफ कंट्रोल, ठीक है। डिग्री ऑफ कंट्रोल का नॉर्मल मतलब मैंने तुमको सिखा दिया। बोनस शेयर्स वाला एलिमेंट हम लोग सम्स करते करते सीखेंगे। बोनस शेयर्स वाला जो एलिमेंट रहेगा वो हम लोग सम्स करते करते सीखेंगे, ठीक है, ओके। उसके अलावा और क्या क्या दिया हुआ है इसको, तो बहुत सारा फॉर्मेटिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, बहुत सारा फॉर्मेट दिया हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये एग्जांपल लेंगे जिसमें हम लोग बोनस शेयर्स के साथ सीखेंगे, ठीक है। और यही वाला एग्जांपल ले रहे हैं जो तुम्हारे कॉपी में दिया हुआ है ताकि तुमको समझ में आए, तुम रिलेट कर पाओ।
लिखो एग्जाम्पल, हाँ लिख लो। मान लो ये है बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड, ठीक है, एस मतलब सब्सिडरी, ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड। हम लोग चैप्टर में एच फॉर होल्डिंग कंपनी याद रखेंगे और एस फॉर सब्सिडरी याद रखेंगे, इस तरह से। मान लो बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड है और ये दिया है सपोज एज ऑन 31 दिसंबर 2024, ठीक है। अमाउंट लिख दे रहे हैं यहाँ पे, अमाउंट इन रुपीस में लिखो, सपोज 3 लाख। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये अमाउंट कितना, 30 लाख। ये अमाउंट कितना, 30 लाख। मान लो एस लिमिटेड का बैलेंस शीट है, क्लियर, उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 3 लाख और एक एक शेयर 10 रुपया का है, तो 30 लाख लिखो, लिख लीजिए। अच्छा, उसके बाद डेटा लिखो आगे। देखो होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं एच लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं एच लिमिटेड, acquired suppose 1,60,000, 1,60,000 इक्विटी शेयर्स, या फिर इसको कर दो 1,20,000 कर दो, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2024, एज ऑन 1 जनवरी 2024, फुल स्टॉप। एस लिमिटेड डिक्लेयर्ड and recorded bonus issue. S Limited declared and recorded bonus issue as on 1st July 2024 in the ratio of 3:5, in the ratio of 3:5. Find degree of control. Find degree of control. Find degree of control. बता रहे रेशियो बोनस इशू का है, चैप्टर सेमेस्टर 5, बोनस शेयर कंपनी इशू करता है फ्री में। अब ध्यान दो और ध्यान से सीखना है। बैलेंस शीट हमको डेट क्या दिया है, 31 दिसंबर 2024, मतलब ये ईयर एंडिंग का डेट है।
ईयर एंडिंग पे हम क्या देख रहे हैं कि कितना शेयर एस लिमिटेड इशू कर रखा है, 3 लाख इक्विटी शेयर। कितना रुपया वाला? 10 रुपया वाला। इसलिए उसका इक्विटी कैपिटल कितना था? 30 लाख। इक्विटी कैपिटल कितना था? 30 लाख। होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड ने अक्वायर किया था, खरीदा था कितना शेयर्स? 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। लेकिन ये शेयर्स इसने कितना तारीख को खरीदा था? 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024। और ये बैलेंस शीट किस डेट का बना हुआ है? 31 दिसंबर 2024। ठीक है, मतलब होल्डिंग कंपनी ने जब शेयर्स परचेज किया था वो था बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और एस लिमिटेड ने क्या किया? डिक्लेयर भी किया था और रिकॉर्ड भी किया था। बोनस इशू डिक्लेयर भी किया था और रिकॉर्ड भी किया था 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024। मतलब 1 जुलाई 2024 के पहले तक एस लिमिटेड का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 3 लाख से कम था या 3 लाख था? 3 लाख से कम था। क्लियर? एस लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस इशू 3 लाख से कम था। और ये 3 लाख नंबर ऑफ शेयर्स 31 दिसंबर 2024 का है, जो कि है आफ्टर द डेट ऑफ बोनस इशू। बोनस इशू के बाद, क्योंकि बोनस इशू कब हुआ है? 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 ये है डेट ऑफ बोनस इशू। और बोनस इशू के बाद एस लिमिटेड इन टोटल कितना शेयर इशू कर रखा है? 3 लाख इक्विटी शेयर्स। क्लियर? और ये जो 1,20,000 इक्विटी शेयर्स परचेज किया था होल्डिंग कंपनी ने, ये कब परचेज किया था? बोनस इशू के पहले। बोनस इशू के पहले। तो अगर हम लोग डिग्री ऑफ कंट्रोल ऐसे लगाते हैं कि 1,20,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, तब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैव बीन हेल्ड और परचेज्ड बिफोर द डेट ऑफ बोनस इशू। बस ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय एस लिमिटेड, दीज आर आफ्टर द डेट ऑफ बोनस इशू। तो हमको क्या करना पड़ेगा? या तो इसको जो कि बिफोर है उसको हमको आफ्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर जो आफ्टर है उसको हमको बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो बिफोर आफ्टर वाला खेला है, समझ में आ रहा है? एक और बात क्या लिखा है ना, सब्सिडरी कंपनी ने डिक्लेयर भी किया है और रिकॉर्ड भी किया है। रिकॉर्ड वर्ड बता रहा है कि दिस कंटेन्स बोनस एलिमेंट, है ना। कंपनी शेयर इशू भी किया है और अपना बैलेंस शीट में उसको रिकॉर्ड भी कर दिया है। मतलब डेफिनेटली ये जो 3 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिख रहा है, दिस इंक्लूड्स बोनस एलिमेंट। और ये जो 1,20,000 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी दिख रहा है, ये है विदाउट बोनस एलिमेंट। तो ये विदाउट बोनस एलिमेंट, ये विद बोनस एलिमेंट, ये बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर्स और ये आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। और बोनस किस रेशियो में डिक्लेयर किया था, इशू किया था? 3:5। मतलब हर 5 शेयर के लिए होल्डिंग कंपनी ने कितना शेयर बोनस में दिया था? 3 शेयर। हर सब्सिडरी कंपनी ने हर 5 शेयर के लिए कितना शेयर बोनस में दिया था? 3 शेयर। मतलब अभी प्रेजेंटली, पहले मान लो कंपनी 5 शेयर इशू किया था, 3 शेयर बोनस में दिया, तो अब कंपनी के पास कितना शेयर है? 8 शेयर है, ऐसा वाला हिसाब है। पहले मान लो कंपनी 5 शेयर इशू किया था, तो हर के बदले 3 शेयर बोनस दिया है, 5 के बदले 3। मतलब ऐसा समझते हैं कि सब्सिडरी कंपनी का पहले नंबर ऑफ शेयर्स इशूड था 5, उसने और 3 शेयर बोनस में दिया, तो बोनस शेयर इशू करने के बाद अब सब्सिडरी कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स कितना के बराबर हो गया? 8 के बराबर हो गया। हमको क्या निकालना है? फाइंड डिग्री ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले तुम देखो फिर बात करेंगे। तुम इसको पहले देखो फिर बात करेंगे। पहले देख लो फिर बात करते हैं। पहले तुम देख लो, हम तो कुछ बोले भी नहीं अभी तक, तुम्हारा डाउट कैसे आ गया? हमको बोलने दो फिर डाउट आएगा। पहले देखो तुम तो लिखो रेट ऑफ बोनस इशू। पहले हमको लिखने तो दो, बोलने तो दो, फिर ना डाउट आएगा। अभी तो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे थे।
सोल्यूशन में डाउट आएगा ना, क्वेश्चन तो हम तुमको एक्सप्लेन किए हैं, तो तुम अपने से आंसर कैसे कर लिए? लेट मी एक्सप्लेन। आंसर पे तुम डाउट लाओ, हम डेफिनेटली आंसर करेंगे। रेट ऑफ बोनस इशू कितना लिखेंगे बताओ, कितना लिखेंगे? 3:5 तो दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड बिफोर बोनस इशू, बिफोर बोनस इशू, इसको हम 5 लिख सकते हैं। 5 मान लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड बिफोर बोनस इशू, 5 लिख सकते हैं। लिखिए आप, तब समझ में आएगा। तो अगर हम 5 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो कंपनी ने 3 शेयर बोनस में दिया 5 के बदले। 3:5 को हम लोग कैसे बोलते हैं? 3/5, है ना। 3:5 मतलब 3/5। तो इसको कैसे समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं? कंपनी ने 3 शेयर में और बोनस में दिया है हर 5 शेयर के बदले। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड बिफोर बोनस इशू को अगर हम 5 मानते हैं, बोनस इशू इज इक्वल्स टू अगर हम 3 लिखते हैं, देयरफॉर प्रेजेंट इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, दैट इज आफ्टर बोनस इशू, आफ्टर बोनस इशू, इसको हम लोग 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8 कंसिडर कर सकते हैं। 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8 कंसिडर कर सकते हैं। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? दूर का मत सोचो, जितना हम तुम्हारे साथ चल रहे तुम्हें उतना तक चलो। यहां तक समझ में आया? तुमको यहां तक समझ में आया? ओके, यहां तक कहानी क्लियर है। अब ध्यान से देखो, देयरफॉर, अब हम ऊपर से लिख रहे हैं, ठीक है, यहां से इसको मिटा के लिख रहे हैं। क्लियर? इसके बाद हम ऊपर से लिख रहे हैं, लिखो देयरफॉर इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड बिफोर बोनस इशू, बिफोर बोनस इशू, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड बिफोर बोनस इशू। ध्यान से देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड एट द एंड ऑफ द ईयर, क्वेश्चन में कितना दिया है? 30 लाख। क्वेश्चन में कितना दिया है? 30 लाख। और जो 30 लाख रुपया दिया हुआ है 31 दिसंबर 2024 का, वो आफ्टर बोनस इशू है कि बिफोर बोनस इशू है? आफ्टर बोनस इशू है। मतलब वो 5 के बराबर है, 3 के बराबर है, या कि 8 के बराबर है? 8 के बराबर है। तो डिवाइडेड बाय 8 करने से 1 का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? और हमको क्या निकालना है? बिफोर बोनस इशू। तो बिफोर बोनस इशू निकालने के लिए यूनिटरी मेथड हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कि 8 से? हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 लाख रुपया डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5 करने पे कितना आ रहा है? 18,75,000। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि बोनस इशू से पहले सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल 18,75,000 था। बोनस इशू से पहले सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल 18,75,000 था। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम ये भी निकालना चाहें अमाउंट ऑफ बोनस इशू, नहीं, ये तो इक्विटी शेयर कैपिटल निकला ना।
अमाउंट ऑफ बोनस इशू है कि नहीं, दिस इज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड बिफोर बोनस इशू। ठीक है, तो अगर हम अमाउंट ऑफ बोनस इशू निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड एट द एंड ऑफ द ईयर कितना, 30 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड एट द एंड ऑफ द ईयर कितना, 30 लाख। जो स्टूडेंट नहीं लिखा है उसको डेफिनेटली नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसको डाउट आएगा, हमको पता है, क्योंकि उसको उसका दुनिया अलग है, वो अपना ही दुनिया चला रहा है, कोई बात नहीं। और ठीक है, अमाउंट ऑफ बोनस इशू अगर हम निकालना चाहते हैं तो 30 लाख डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि ये 30 लाख ईयर एंडिंग का कैपिटल है, और देखो आफ्टर बोनस इशू जो था वैल्यू 8 था, इनटू अगर हम 3 कर देंगे ना तो हमको बोनस इशू का अमाउंट मिल जाएगा। इनटू अगर हम 3 कर देंगे तो हम लोग को बोनस इशू का अमाउंट मिल जाएगा। कितना आ रहा है, 11 लाख, राइट, 11,25,000। अच्छा, यहां तक पहले तुम देखो, एक एक छोटा छोटा चीज को समझो। देखो कोई भी चैप्टर का ना एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे तुम दुनिया में कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, पहला 2-3 सम तुमको सीखना है, फिर तुमको बोलना है। अब तुम शुरू से बोलना शुरू कर दोगे तो दिक्कत है। पहले 2-3 सम तुमको चुपचाप सीखना है, हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 और 6, ये 6 लाइन पे पूरा कमांड है। क्लियर है, इसको बीच से मिटा दे रहा है, ये बेकार में डिस्टर्ब कर रहा है ये चीज को। तुम लोग क्वेश्चन तो लिख ही लियो, तुम लोग बता दोगे हमको डेटा क्या लिखवाए थे। यहां तक क्लियर है। अब तुम लोग हमको बताओ कि इक्विटी शेयर का जैसे हम अगर निकालना चाहें, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय एस लिमिटेड बिफोर बोनस इशू, बिफोर बोनस इशू, तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं 18,75,000 रुपया टोटल शेयर कैपिटल था बिफोर बोनस, और एक एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, उस हिसाब से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर बोनस इशू 1,87,500 इक्विटी शेयर्स लिख सकते हैं। फिर हम निकालना चाह रहे हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय एस लिमिटेड आफ्टर बोनस इशू, आफ्टर बोनस इशू। तो हम क्या ऐसे कर सकते हैं, 30 लाख रुपया आफ्टर बोनस इशू शेयर कैपिटल है, 10 रुपया से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ रहा है 3 लाख इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी तो पहला समझा ना, इसलिए हम सब बता रहे हैं। हम पहले सब इसलिए बता देते ताकि हमको आगे ज्यादा ना बताना पड़े, लेकिन फिर भी कुछ लोग समझेंगे कि हम पहले सब बता दे। पहले तुम सीखो, पहले तुम लिखो मेरे साथ, उसके बाद तुम डाउट पूछना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, ये मिटा दे रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम लिखना चाहें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड, मतलब होल्डिंग कंपनी, बिफोर बोनस इशू, तो बताओ कितना शेयर्स लिखें? ये तो दिया हुआ है 1,20,000। 1,20,000 इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड अब हम आगे ये भी निकालना चाहें कि नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशूड टू एच लिमिटेड बाय एस लिमिटेड। लैंग्वेज को समझो, बोनस शेयर इशू कौन किया है? एस लिमिटेड। तो बोनस शेयर किसको किसको मिला होगा? होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड को और माइनॉरिटी को।
नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशूड टू एच लिमिटेड बाय एस लिमिटेड। अगर हम ये निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे? 1,20,000 इक्विटी शेयर्स कौन होल्ड करता था? कौन होल्ड करता था? होल्डिंग कंपनी। और ये 1,20,000 इक्विटी शेयर्स बोनस इशू के पहले का डेटा है, इसलिए डिवाइडेड बाई 5 एंड इनटू 3, तो हमको पता चल जाएगा कि होल्डिंग कंपनी को कितना बोनस शेयर्स अलॉट हुआ था। होल्डिंग कंपनी को कितना बोनस शेयर्स अलॉट हुआ था? तो होल्डिंग कंपनी को बोनस शेयर्स अलॉट हुआ था 72,000 इक्विटी शेयर्स। होल्डिंग कंपनी को बोनस शेयर्स अलॉट हुआ था 72,000 इक्विटी शेयर्स। बहुत सारा एक्स्ट्रा डेटा भी हम लिखवा दे रहे थे कि तुमको शुरुआत में सारा बात समझ में आए। मेरा टारगेट तुमको है एक एक चीज समझाना, एक एक चीज। अब अगर हम ये निकालना चाहें कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड आफ्टर बोनस इशू, तो हम लिख सकते हैं 1,20,000 इक्विटी शेयर्स आफ्टर बोनस इशू है, तो प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस 72,000 इक्विटी शेयर्स, जो कि हो जाएगा 1,92,000 इक्विटी शेयर्स। बताओ बात समझ आ रहा है यहां तक? अगर कोई नहीं लिख रहा है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आगे उसका डाउट आएगा तब हम उसको बोलेंगे कि फर्स्ट बेसिक क्लास तुमने किया था, बोला हम क्लास में पहले से लिखे नहीं थे। अब तुम एक चीज देखो, यहां पे हमने क्या निकाला था? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय एस लिमिटेड बिफोर बोनस इशू। फिर क्या निकाला था? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय एस लिमिटेड आफ्टर बोनस इशू। इधर निकाला नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड बिफोर बोनस इशू एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी आफ्टर बोनस इशू। तो बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। या तो हम बिफोर बिफोर खेलेंगे या तो हम आफ्टर आफ्टर खेलेंगे। अगर हम बिफोर आफ्टर या आफ्टर बिफोर खेलेंगे तो आफ्टरवर्ड्स हमको रियलाइज होगा कि बिफोर में हमको ऐसे नहीं खेलना था। समझ में आ रहा है? इसलिए या तो हम बिफोर बिफोर खेल लेंगे या तो हम आफ्टर आफ्टर खेल लेंगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब तुम एग्जाम में कैसे करना चाहते हो ये तुम्हारा ऑप्शन है। तुम बिफोर डेटा वाला लेके करना चाहते हो या आफ्टर डेटा लेके करोगे, दोनों से ही आंसर हमेशा सेम आएगा। तो यहां तक हम लोग लिख लिए, अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक सारा बात क्लियर है? ओके। सुब्रत हमको कॉपी देख के बताओ अपना डिग्री ऑफ कंट्रोल जो हम लोग निकालेंगे, DOC परसेंटेज, डिग्री ऑफ कंट्रोल। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो हम लिखते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड बिफोर बोनस इशू। Number of equity shares held by H Limited before bonus issue, whole divided by number of equity shares issued by कौन सा लिमिटेड? S Limited subsidiary company before bonus issue एंड परसेंटेज मिलाने के लिए इनटू 100। तो बताओ, कॉपी देख के बताओ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड बिफोर बोनस इशू कितना? 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय
एच लिमिटेड बिफोर बोनस इशू कितना, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय एस लिमिटेड कितना, 1,87,500 इक्विटी शेयर्स। और परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 कितना परसेंट, 64%। ठीक है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एच लिमिटेड इज इक्वल्स टू 64% एंड एम आई मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 36%। ऐसा हम लिख सकते हैं। यहां पे हमने क्या खेला है, बिफोर बिफोर खेला है कि आफ्टर आफ्टर खेला है, बिफोर बिफोर खेला है। क्या हर सम में बोनस इशू रहेगा, नहीं, लेकिन जिस सम में रहेगा वहां पे तुमको याद रखना है, क्योंकि अगेन देखो हम तुमको 3 से 4 सम कराएंगे और बाकी सब तुम होमवर्क में बनाओगे। अभी तुमको और ज्यादा के पढ़ना चाहिए, एग्जाम सामने आ रहा है। ठीक है, वो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब डीओसी परसेंटेज, दूसरा तरीका से, आफ्टर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स issued by S Limited into 100। तो बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड, अच्छा यहां पे लिख देते हैं आफ्टर बोनस इशू, BI का मतलब बोनस इशू, एग्जाम में पूरा लिख लेना। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड आफ्टर बोनस इशू कितना, 1,92,000 इक्विटी शेयर्स एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय इशूड बाय एस लिमिटेड आफ्टर बोनस इशू 3 लाख इक्विटी शेयर्स इनटू 100, देखो कितना आ रहा है, 64%। 64%। देयरफॉर हम यहां भी लिख सकते हैं एच लिमिटेड इज इक्वल्स टू 64% एंड एम आई मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 36%। अच्छा, तो होल्डिंग कंपनी में ये हम लोग का फर्स्ट वर्किंग नोट होगा। ठीक है, फर्स्ट वर्किंग नोट, ये सम्स नहीं है, ये हम लोग का वर्किंग नोट है, ये पूरा वर्किंग नोट है। ठीक है, ये हमने तुमको पूरा एक वर्किंग नोट एक्सप्लेन किया है। एक लाइन में अगर हम कर देंगे तो लाइन क्या बोले, मतलब तो ये हम लोग का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल जो हम लोग करेंगे, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। ये क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी है, इसको फटाफट पर स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लो, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे हम लोग। अब इस बैलेंस शीट के नीचे में लिखो एडजस्टमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखेंगे वो जो इन्वेस्टमेंट्स में हम लोगों ने लिखा था ना 9,000 इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड, एसेट साइड में लिखा था, उसको 9,000 इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड कर दो, मतलब सलमान लिमिटेड। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखो ऑन 1 जनवरी 2024 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट of Salman Limited showed a credit balance of
showed a credit balance of rupees 8,000 and equipment of Salman Limited was revalued by Ritik Limited revalued by Ritik Limited at 20% above 20% above its book value 20% above its book value of rupees 1 lakh but no such adjustment was effected in the books of Salman Limited. Stock includes unrealized profit of rupees 2,000. तो ये हम लोग का डेटा हो गया बैलेंस शीट के नीचे क्वेश्चन लिख लो, प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट as on 31st December 2024. तो क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि एक है ऋतिक लिमिटेड और एक है सलमान लिमिटेड। देखो किसका बुक्स में, किसका बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट एज एन एसेट दिख रहा है, ऋतिक लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना दिख रहा है, 1,40,000। जो 1,40,000 है वो है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ऋतिक लिमिटेड ने कितना शेयर्स परचेज किया था, 9,000 इक्विटी शेयर्स इन सलमान लिमिटेड। वहां पे वाई लिमिटेड लिखा हुआ था, करेक्शन कर लेना, इन सलमान लिमिटेड, एस लिमिटेड। मतलब किसने किसका कंपनी में शेयर परचेज किया है, ऋतिक लिमिटेड ने शेयर परचेज किया है सलमान लिमिटेड में। मतलब ऋतिक लिमिटेड हो जाएगा होल्डिंग कंपनी अगर वो 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है सलमान लिमिटेड का। और इस समय देखो कोई बोनस इशू भी नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या डेटा दिया हुआ है, हम लोग को बिगिनिंग ऑफ द ईयर का पीएल का बैलेंस दिया है, किसका, सब्सिडरी कंपनी का, सलमान लिमिटेड का। फिर हम लोग को कुछ फिक्स्ड एसेट का एडजस्टमेंट भी दिया है जो कि हम लोग सम्स करते करते डिस्कस करेंगे। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, स्टॉक रिजर्व, जो हम लोग सेमेस्टर 3 में सीखे थे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में, है ना, तो वो सब का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दिया हुआ है। हम लोग को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मतलब एक सिंपल बैलेंस शीट बनाने के लिए अराउंड 10 लाइन का स्पेस छोड़ देंगे। सम बनाने के लिए 10 लाइन का स्पेस छोड़ के सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट 1 के साथ।
अच्छा 10 लाइन का स्पेस है, नोट्स टू अकाउंट भी तो बनाना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस शीट बनाना है तो नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ जाएगा। तो अगर कोई नोट्स बनाना पड़ जाए इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक पेज पूरा ही छोड़ देते हैं इन केस अगर हम लोग को नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ जाए। तो पूरा एक पेज छोड़ दो, एंड इफ रिक्वायर्ड नेक्स्ट पेज का हाफ और छोड़ के रखो। क्लियर? तो एक पेज या फिर 1.5 पेज। वर्किंग नोट 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्किंग बनाएंगे कैलकुलेशन फॉर डिग्री ऑफ कंट्रोल। कैलकुलेशन फॉर डिग्री ऑफ कंट्रोल। नाउ डिग्री ऑफ कंट्रोल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंट्रोल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि सब्सिडियरी कंपनी का बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है। सब्सिडियरी कंपनी का बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दैट इज सलमान लिमिटेड। सलमान लिमिटेड का बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का अमाउंट हम लोग को कितना दिख रहा है? सलमान लिमिटेड का बैलेंस शीट में हमको शेयर कैपिटल का अमाउंट दिख रहा है 1 लाख, और एक एक इक्विटी शेयर कितना का वैल्यू है? 10 रुपया। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय सलमान लिमिटेड कितना? 10,000। एंड होल्डिंग कंपनी ऋतिक लिमिटेड ने कितना शेयर्स परचेज किया था सलमान लिमिटेड में? 9,000 इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है होल्डिंग कंपनी ऋतिक लिमिटेड ने कितना इक्विटी शेयर परचेज किया था, सब्सक्राइब किया था, अक्वायर किया था सब्सिडरी में? 9,000 इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहला वर्किंग नोट हम लोग बना देंगे कैलकुलेशन फॉर डिग्री ऑफ कंट्रोल। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए हम लोग कॉपी में लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय ऋतिक लिमिटेड। ऋतिक लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है क्योंकि उसने शेयर परचेज किया है सब्सिडरी में सलमान लिमिटेड में। होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय सलमान लिमिटेड होल इनटू 100। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय ऋतिक लिमिटेड। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि ऋतिक लिमिटेड कितना शेयर्स होल्ड करता है इन सलमान लिमिटेड? 9,000 इक्विटी शेयर्स। एंड सलमान लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है? 1 लाख, और एक एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है। मतलब सलमान लिमिटेड ने आज तक कितना शेयर इशू किया है? 10,000 इक्विटी शेयर्स। एंड परसेंटेज में निकालेंगे तो डिग्री ऑफ कंट्रोल आ रहा है 90%, विच इज मोर देन 50%। देयरफॉर हम लिख देंगे ऋतिक लिमिटेड का डिग्री ऑफ कंट्रोल 90% रहेगा, एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए डिग्री ऑफ कंट्रोल एमआई के लिए 100 माइनस 90 दैट इज 10% रहेगा। मतलब बिजनेस में कंट्रोल पावर ऋतिक लिमिटेड का कितना है? 90% का, और सब्सिडी का कितना है? 10%। तो पहले तो ये सबसे पहला वर्किंग नोट जनरली हम लोग यही बनाएंगे सम्स में। दूसरा चीज अब तुम चेक करो क्वेश्चन में देखो फिक्स्ड एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स कितना दिख रहा है? सब्सिडरी कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स कितना दिख रहा है बैलेंस शीट में? 95,000। सलमान लिमिटेड का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर टेंजिबल एसेट्स दैट इज फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स कितना दिख रहा है? 95,000। और देखो एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि इक्विपमेंट ऑफ सलमान लिमिटेड वाज रीवैल्यूड बाय ऋतिक लिमिटेड एट 20% अबव इट्स बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख। उसका इक्विपमेंट का सलमान लिमिटेड का बुक वैल्यू था कितना एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर? 1 लाख। जब ऋतिक लिमिटेड ने शेयर्स परचेज किया था, देखो लैंग्वेज कैसे पढ़ना है लाइन को, ऑन 1 जनवरी 2024, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सलमान लिमिटेड शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 8,000 एंड इक्विपमेंट ऑफ सलमान लिमिटेड
was revalued by Rittik Limited at 20% above its book value of 1 लाख। तो ये पूरा एक सेंटेंस है और ये सारा इंफॉर्मेशन किस डेट का है? 1 जनवरी 2024। मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सब्सिडरी कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का बुक वैल्यू कितना था? 1 लाख। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर सब्सिडरी कंपनी का बुक वैल्यू कितना दिख रहा है? 95,000। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एसेट का वैल्यू सब्सिडरी कंपनी का सलमान लिमिटेड का 1 लाख था। एट द एंड ऑफ द ईयर वैल्यू 95,000 है। मतलब ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 5,000। 5,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। और होल्डिंग कंपनी ने क्या किया था ना, जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स परचेज किया सब्सिडरी में, उसी दिन होल्डिंग कंपनी ने इक्विपमेंट का वैल्यू, सलमान लिमिटेड का इक्विपमेंट का वैल्यू को 20% से अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया था, वैल्यू बढ़ा दिया था। जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने 9,000 शेयर्स परचेज किया था 1 जनवरी 2024 को, उसी दिन होल्डिंग कंपनी ने इक्विपमेंट्स किसका? सलमान लिमिटेड का, उसको अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया था। कितना परसेंट से? 20% से। और उस दिन 1 जनवरी 2024 को होल्डिंग कंपनी का इक्विपमेंट्स का बुक वैल्यू कितना था? 1 लाख, है कि नहीं? 1 जनवरी 2024 को नहीं, 1 लाख पहले था, फिर डिप्रिसिएशन लगा। रुक जाओ, 1 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर था और अपवर्ड रिवैल्यूएशन कितना किया था? 20%। बट वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, बट नो सच इफेक्ट वाज एडजस्टेड इन द बुक्स ऑफ सलमान लिमिटेड। मतलब सलमान लिमिटेड का जो बैलेंस शीट का एसेट दिख रहा है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट 95,000, वो विदाउट एडजस्टिंग अपवर्ड रिवैल्यूएशन है 20%। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बुक वैल्यू कितना था सलमान लिमिटेड का? 1 लाख, 20% का एडजस्टमेंट करने से पहले। एट द एंड ऑफ द ईयर बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ सलमान लिमिटेड कितना है? 95,000। मतलब ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ? 5,000। क्लियर? और 5,000 रुपया डेप्रिसिएशन कितना का एसेट के ऊपर चार्ज हुआ? 1 लाख का एसेट के ऊपर। 5,000 का जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो कितना का एसेट के ऊपर चार्ज हुआ? 1 लाख का एसेट के ऊपर। बट अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर देता और वो एडजस्ट कर देता, रिकॉर्ड कर देता सब्सिडरी कंपनी, अगर सब्सिडरी कंपनी ने अपवर्ड रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड किया रहता तो 1 लाख का फिक्स्ड एसेट कितना का बन जाता? 1,20,000 का बन जाता। 1 लाख रुपया फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 95,000 फिक्स्ड एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस है एट द एंड ऑफ द ईयर सलमान लिमिटेड का फिक्स्ड एसेट्स। बट सलमान लिमिटेड का फिक्स्ड एसेट्स को 20% से इंक्रीज करना था। किस डेट पे? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब 1 लाख का फिक्स्ड एसेट 20% इंक्रीज होने के बाद कितना बन जाता? 1,20,000। बट ऐसा हुआ तो नहीं, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था। 1 लाख का फिक्स्ड एसेट को 20% से लोग बढ़ाया नहीं था, बढ़ाना चाहिए था, रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था। ठीक है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ ड्यूरिंग द ईयर, वो ओपनिंग बैलेंस 1 लाख से क्लोजिंग बैलेंस एसेट का वैल्यू देखो 95 हो गया। मतलब ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअल डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हुआ? 5,000। बट डेप्रिसिएशन होना कितना पे चाहिए था? 1,20,000 के ऊपर, क्योंकि एसेट का वैल्यू तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया था बाय रिटिक लिमिटेड होल्डिंग कंपनी। बट सब्सिडरी ने इसको अपना बुक्स में एडजस्ट नहीं किया था, रिकॉर्ड नहीं किया था, इसलिए सब्सिडरी की बुक्स में एसेट का वैल्यू कितना था? 1 लाख। इसका मतलब पहले ना हमको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिवाइड बाय वो अमाउंट जिसपे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ, दैट इज ओपनिंग बैलेंस इनटू 100। तो डेप्रिसिएशन का रेट आ रहा है 5%। तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 1 लाख पे, बट चार्ज होना चाहिए था 1,20,000 पे। तो अगर 1,20,000 पे 5% डेप्रिसिएशन चार्ज होता तो कितना होता? 6,000। बट एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितना है? 5,000। मतलब ये हो गया अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन, ये हो गया अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन। क्लियर? अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज कितना होना चाहिए था? 1,20,000 के ऊपर, पर डेप्रिसिएशन चार्ज कितना के ऊपर हुआ? 1 लाख के ऊपर। तो दिस इज अ केस ऑफ अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन। तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट 2। पहले बनाएंगे, फिर वर्किंग नोट 2। पहले 1,20,000 करेंगे, उसके बाद 6,000। पहले रेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखो कैलकुलेशन, पहले रेट निकालना पड़ेगा ना, पहले तो रेट निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट 2 लिखो, कैलकुलेशन फॉर अंडर
ऑब्लिक ओवर चार्ज डेप्रीशिएशन। कैलकुलेशन फॉर अंडर ऑब्लिक ओवर चार्ज डेप्रीशिएशन। तो सबसे पहले लिखो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। नाउ ये रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कैसे आएगा? रेट ऑफ डेप्रीशिएशन निकालने के लिए डेप्रीशिएशन का अमाउंट लेंगे न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय ओपनिंग बैलेंस जिसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ, एंड इनटू 100। तो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन निकालने के लिए डेप्रीशिएशन का अमाउंट डिवाइडेड बाय ओपनिंग बैलेंस इनटू 100। तो डेप्रीशिएशन का अमाउंट कैसे निकलेगा? एसेट का वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 लाख विदाउट एडजस्टिंग, विदाउट रिकॉर्डिंग अपवर्ड रिवैल्यूएशन, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर एसेट का वैल्यू 95,000, मतलब ड्यूरिंग द ईयर डेप्रीशिएशन कितना हुआ? 5,000, डिवाइडेड बाय 1 लाख ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट इनटू 100, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि 20% का अपवर्ड रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड नहीं हुआ था। मतलब एसेट का वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 1 लाख से कितना हो जाना चाहिए था? 1,20,000, बट वो रह कितना गया था? 1 लाख, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं किया था। किसने? सब्सिडियरी कंपनी ने, सलमान लिमिटेड ने। अब तुम देखो 5,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, ये आ रहा है 5%। ये आ रहा है 5%। मतलब डेप्रीशिएशन चार्ज कितना पे होना चाहिए था हिसाब से? 1,20,000 के ऊपर, पर डेप्रीशिएशन चार्ज कितना पे हुआ एक्चुअल में? 1 लाख के ऊपर। तो यहां पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, डेप्रीशिएशन टू बी चार्ज्ड, डेप्रीशिएशन टू बी चार्ज्ड। तो टू बी चार्ज मतलब कितना के ऊपर चार्ज होना चाहिए था? एसेट का वैल्यू को पहले हम 20% से बढ़ा देते, तो एसेट का वैल्यू कितना हो जाता है? 1,20,000, और 1,20,000 के ऊपर 5% जब डेप्रीशिएशन चार्ज करते पूरा साल के लिए, तो डेप्रीशिएशन कितना होता? 6,000। डेप्रीशिएशन का अमाउंट हो जाता 6,000। तो डेप्रीशिएशन टू बी चार्ज 6,000 माइनस डेप्रीशिएशन एक्चुअली चार्ज, माइनस डेप्रीशिएशन एक्चुअली चार्ज। एक्चुअली कितना चार्ज हुआ डेप्रीशिएशन? 5,000। तो डेप्रीशिएशन होना चाहिए था 6,000, बट हुआ सिर्फ 5,000। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? अंडर चार्ज्ड डेप्रीशिएशन। यहां तक क्लियर है? इसको हम लोग बोल देंगे अंडर चार्ज डेप्रीशिएशन। ये हो गया हम लोग का वर्किंग नोट 2। और अगर हम लोग सीधा 20% में 20,000 का जो कि वैल्यू नहीं किया, उसका 5% के तो भी आ जाता। ठीक है, तो ये तो हाँ हो सकता है। ये दो वर्किंग नोट यहां तक क्लियर। अब बनाएंगे हम लोग तीसरा वर्किंग नोट, और तीसरा वर्किंग नोट हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को फॉर्मेट देखना है पीछे। ठीक है, स्टार्टिंग का 2-3 सम तुमको फॉर्मेट देख देख के करना है। तो वर्किंग नोट 3 में जाने से पहले हम लोग अपना कॉपी में फॉर्मेट को चेक करेंगे, कैपिटल प्रॉफिट का फॉर्मेट। देखो फॉर्मेट एक बार डिस्कस कर रहे हैं। कैपिटल प्रॉफिट का फॉर्मेट में सबसे पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? हम लोग को लेना है पीएल बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का मतलब होता है होल्डिंग कंपनी, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? क्वेश्चन में चेक करो सब कोई, किस दिन होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स परचेज किया। वर्किंग नोट 3 का हेडिंग दे देना कैलकुलेशन फॉर कैपिटल प्रॉफिट। कैलकुलेशन फॉर कैपिटल प्रॉफिट। हाँ, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम।
ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, पीएल बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब पीएल बैलेंस ऑफ सलमान लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी। कैपिटल प्रॉफिट में जो भी डेटा आएगा ना वो सब्सिडियरी कंपनी का आएगा। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स परचेज किया। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन दैट इज 1 जनवरी 2024। तो एडजस्टमेंट में देखो पीएल बैलेंस ऑफ सलमान लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना दिया हुआ है, 8000। ठीक है, पीएल बैलेंस ऑफ 1 जनवरी 2024 का देखो, बैलेंस शीट वाला मत देखो, बैलेंस शीट साल के एंड में बनता है। तो पीएल बैलेंस ऑफ सलमान लिमिटेड, एडजस्टमेंट में देखो सलमान लिमिटेड का पीएल बैलेंस ऑफ द डेट ऑफ एक्विजिशन दिया है 8000, एज पर द फॉर्मेट जाना है। इससे हम लोग क्या लेस कर देते हैं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड का कहानी इस सब में तो है नहीं, तो क्योंकि ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड बोल के इस सब में कुछ नहीं दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, नील लिख देंगे। इस सब में फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे का सम्स में आएगा तब उसको डिस्कस करेंगे। तो 8000 आउटर कॉलम चला गया, और इसी को हम लोग हमेशा बोलेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट में सारा डेटा हम लोग किसका लेते हैं, सब्सिडियरी कंपनी का। कैपिटल प्रॉफिट में हम लोग सारा डेटा लेते किसका है, सब्सिडियरी कंपनी का। तो सब पहले हमने पीएल बैलेंस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी लिया ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 8000, उससे क्या लेस कर दिए, प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना, जो कि नहीं है सब में, आगे चल के सब में आएगा, अभी नहीं है डिविडेंड सब में, नील। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मान लेते हैं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड 2000 होता तो ये कितना होता, 6000, तब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 6000 होता। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, जनरल रिजर्व ऑफ सलमान लिमिटेड, मतलब सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी का देखो कोई जनरल रिजर्व का इंफॉर्मेशन दिया है, नहीं दिया है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जनरल रिजर्व का कोई बैलेंस सलमान लिमिटेड का सब्सिडियरी कंपनी का दिया ही नहीं है सब में, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। इससे हम लोग क्या लेस कर देते हैं, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। इस सब में कोई बोनस शेयर्स भी नहीं है, तो ये भी नील। इसको हम लोग बोल देते हैं प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व। प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व से देखो, मान लो जनरल रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन होता 20000, बोनस शेयर्स होता 12000, तो प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व कितना आता, वो भी आ जाता 8000। ठीक है, ऐसा वाला याद रखना है। इसके अलावा नहीं, मान लो ये 20 है, मान लो ये 40 है, ये 40 है, ये 10 है, तो ये 30 होता प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व। इसके अलावा तुम देखो फॉर्मेट में और क्या दिया हुआ है, हम लोग को लेना है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो ध्यान से देखो, क्या सब्सिडियरी कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू 20% से बढ़ा था, बढ़ गया था, पर उसने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है ये। 1 लाख का एसेट अगर 20% से बढ़ जा रहा है तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है, और ये कब हुआ था, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जब एसेट का वैल्यू 1 लाख था। तो 1 लाख का 20% रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20000। अब वो बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्लियर। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 20000। इसके अलावा कोई दूसरा रिजर्व जैसे कैपिटल रिजर्व हुआ, ठीक है, कैपिटल रिजर्व ऐसा कुछ रहा क्या, और तो कोई रिजर्व है नहीं सब में, बस तो टोटल कर दो।
28,000। अब ये टोटल को हम लोग क्या करेंगे, ऋतिक लिमिटेड में और एमआई में डिग्री ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 28,000 का 90%, अदर रिजर्व नहीं है सब में, देख लो। हाँ वो अगर रहेगा तो ले लेंगे। 28,000 का 90% हो जाएगा, होल्डिंग कंपनी का शेयर इसमें 25,200 और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 28,000 का 10% 2800। तो ये हम लोग का वर्किंग नोट 3 हो गया, कैलकुलेशन फॉर कैपिटल प्रॉफिट। वर्किंग नोट 4 में आ जाते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट। कैलकुलेशन फॉर रेवेन्यू प्रॉफिट। तो पहले हम लोगों ने वर्किंग नोट 3 में निकाला कैलकुलेशन फॉर कैपिटल प्रॉफिट, और अब हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन फॉर रेवेन्यू प्रॉफिट। तो फॉर्मेट में अगर हम लोग देखें रेवेन्यू प्रॉफिट का फॉर्मेट में, इसमें भी देखो हम लोग सारा डेटा, जो भी डेटा लेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ सब्सिडियरी कंपनी का लेंगे, पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले देखो फॉर्मेट में लिखा है हम लोग को पीएल बैलेंस लेना है ऑफ एस लिमिटेड, मतलब सब्सिडियरी कंपनी, और वो भी लेना है एज पर बैलेंस शीट। तो हम लोग लिखेंगे पीएल बैलेंस ऑफ सलमान लिमिटेड एज पर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखो पीएल बैलेंस ऑफ सलमान लिमिटेड कितना दिया हुआ है, पीएल बैलेंस ऑफ सलमान लिमिटेड एज पर बैलेंस शीट कितना दिया हुआ है, 20,000। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 20,000। पीएल बैलेंस ऑफ सलमान लिमिटेड एज पर बैलेंस शीट लिख देंगे 20,000। इससे हम लोग क्या लेस करते हैं, इससे हम लोग लेस करते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होता है, उसके लिए तुम चेक करो कॉपी में वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट 3 में देखो हमने मार्किंग करके लिखा था प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 8,000। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इससे लेस हो जाता है, ठीक है। फॉर्मेट भी देखते रहना। और क्या लेस होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ सब्सिडियरी लिमिटेड रिटर्न ऑफ। अगर कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है और सब्सिडियरी कंपनी ने उसको राइट ऑफ किया है, अगर इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ दिया है रिगार्डिंग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ का, तो वो भी लेस हो जाएगा, नहीं है इस सम में। लेस कर देते हैं अंडर चार्ज डेप्रीशिएशन। तो हम लोगों ने निकाला था, लेस करेंगे हम लोग अंडर चार्ज डेप्रीशिएशन। अंडर चार्ज डेप्रीशिएशन हमने कैलकुलेट करके निकाला था, तो लिख देंगे लेस अंडर चार्ज डेप्रीशिएशन। तो अंडर चार्ज डेप्रीशिएशन हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके निकाला था 1,000। फॉर्मेट में देखो ऐड क्या करते हैं हम लोग, ओवर चार्ज डेप्रीशिएशन। सम में या तो अंडर चार्ज डेप्शन रहेगा या तो ओवर चार्ज रहेगा। और क्या लेस करते हैं हम लोग, कोई भी तरह का अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस, जैसे मान लो कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा कोई एक्सपेंस जो सब्सिडियरी कंपनी का है बट उसने रिकॉर्ड नहीं किया, अभी तक कंसीडर नहीं किया। और प्रपोज डिविडेंड तभी हम लोग लेस करते हैं ओनली व्हेन आस्क्ड टू डिक्लेयर, ठीक है। तो वो सब स्पेशल सम में आएगा, इस समय प्रपोज डिविडेंड कुछ ऐसा है नहीं। तो ये हो जाएगा हम लोग का रेवेन्यू प्रॉफिट। तो रेवेन्यू प्रॉफिट हम लोग का कितना आ रहा है उस हिसाब से 27,000, नहीं कितना आ रहा है 9,000 में 11,000। तो लिख देंगे ऋतिक लिमिटेड का इसमें शेयर, इसमें ऋतिक लिमिटेड का शेयर कितना होगा, 11,000 का 90% 9,000। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर कितना होगा, 100 माइनस 90, सॉरी दैट इज 10%, सीधा लिख दो
9,900 होगा। अच्छा 9,900 होगा, राइट, 9,900। और 10% ऑफ 11,1100। तो हम लोगों ने वर्किंग नोट 4 भी कंप्लीट कर लिया, रेवेन्यू प्रॉफिट। वर्किंग नोट 4 कंप्लीट हो गया हम लोग का, रेवेन्यू प्रॉफिट। नेक्स्ट, अब हम लोग फॉर्मेट में देखेंगे तो फॉर्मेट बोलता है कैलकुलेशन फॉर रेवेन्यू रिजर्व, है ना। फॉर्मेट देखो एक बार, फॉर्मेट बोलता है कैलकुलेशन फॉर रेवेन्यू रिजर्व। तो फॉर्मेट के हिसाब से रेवेन्यू रिजर्व में क्या लेते हैं हम लोग, जनरल रिजर्व एज पर बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडियरी लिमिटेड, जनरल रिजर्व एज पर बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडियरी लिमिटेड। तुम लोग फॉर्मेट नहीं देख रहे हो, फॉर्मेट देखो नहीं तो नहीं समझ आएगा। हमेशा फर्स्ट सम को समझ के करना है, बात कर रहे हो तो फिर नहीं समझ में आएगा। रेवेन्यू रिजर्व का फॉर्मेट में लिखा है, हम लोग पहले लेते हैं जनरल रिजर्व एज पर बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडियरी लिमिटेड एस लिमिटेड। तो देखो, तो सब्सिडियरी कंपनी का बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व है क्या, नहीं है। और उससे क्या लेस करते हैं, प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व, जो कि हम लोगों ने वर्किंग नोट 3 में निकाला था, नील था, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा रेवेन्यू रिजर्व का कंप्यूटेशन इस सम में होगा ही नहीं, क्योंकि जनरल रिजर्व दिया ही नहीं है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिजर्व से जंप मारते हुए सीधा नेक्स्ट वर्किंग बनाएंगे हम लोग, कैलकुलेशन फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैलकुलेशन फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। वर्किंग नोट 5, कैलकुलेशन फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है ना, उसमें से हम लोग माइनॉरिटी वाला शेयर्स लेंगे, पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम। पहला 2-3 सम हमेशा फॉर्मेट देख के बनाना। ओके। तो फॉर्मेट के हिसाब से देखो क्या लिखा हुआ है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय माइनॉरिटी। सब्सिडियरी कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, सब्सिडियरी कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, उसमें माइनॉरिटी का कितना शेयर्स है, 10,000। तो सब्सिडियरी कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो है 1 लाख। सलमान लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल है 1 लाख, और 1 लाख का 10% फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय माइनॉरिटी है 10,000, ठीक है। इसमें देखो हम लोग क्या क्या चीज ऐड करते हैं, इसमें हम लोग ऐड करते हैं शेयर ऑफ बोनस इशू, जो कि इस सम में नहीं था, आगे चल के सम्स में आएगा, तो अभी के लिए लिख देते हैं नील। इसमें हम लोग ऐड करते हैं शेयर ऑफ बोनस इशू, नहीं था, नील। इसमें हम लोग ऐड करते हैं शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो देखो वर्किंग नोट 3 में हमने जो कैपिटल प्रॉफिट निकाला था, उसमें माइनॉरिटी का शेयरिंग कितना था, 2800, 2,800, ठीक है। फिर इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। हम लोगों ने वर्किंग नोट 4 में जो रेवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करके निकाला था, उसमें माइनॉरिटी का शेयर कितना था, 1100। माइनॉरिटी का शेयर कितना था, 1100, ठीक है। इसके अलावा अगर हम रेवेन्यू रिजर्व कैलकुलेट करते हैं, तो रेवेन्यू रिजर्व को भी हम लोग होल्डिंग और माइनॉरिटी में बांट देते, बट इस सम में कोई रेवेन्यू रिजर्व था ही नहीं, तो शेयर ऑफ रेवेन्यू रिजर्व क्या रहेगा, नील रहेगा। इसका मतलब इन सबको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, कितना आ रहा है, 13,900, 13,900। ये हो गया वर्किंग नोट 5, कैलकुलेशन फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट।
अब बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट वर्किंग, कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। वर्किंग नोट 6, कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो पर्टिकुलर्स एंड 2 अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले अब देखो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से लेके एंड तक ये सब तुमको याद रखना है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से लेके एंड तक जो भी डेटा हम लेंगे ना, होल्डिंग कंपनी का डेटा लेंगे, अब सब्सिडरी का डेटा नहीं लेंगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कंसोलिडेटेड पीएल, कंसोलिडेटेड जीआर, जनरल रिजर्व में जो भी डेटा लेते हैं वो किसका लेते हैं? होल्डिंग कंपनी का। तो सबसे पहले लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स held by ऋतिक लिमिटेड। तो देखो, सलमान लिमिटेड जो कि सब्सिडरी कंपनी है, उसका शेयर कैपिटल कितना था? 1 लाख था, और डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना था? होल्डिंग कंपनी का 90% था। तो 1 लाख का 90%, 90,000। या फिर ऐसा समझो कि होल्डिंग कंपनी ने कितना शेयर्स परचेज किया था? 9,000, और एक एक शेयर कितने का था? 10 रुपया का था। तो 9,000 शेयर्स को जब 10 रुपया से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आ जाएगा? 90,000 आ जाएगा। तो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी 90,000। इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे? इसको साइलेंट करो प्लीज। तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। फॉर्मेट देख देख के सम बनाओ। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट हम लोग किसका लेंगे? सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी का लेंगे। शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट हम लोग किसका लेंगे? सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी का डेटा लेंगे। सिर्फ शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ही एकमात्र आइटम है जो ऐड होता है। तो 90,000 में 25,200 ऐड होने के बाद ये आ जा रहा है 1,15,200। ये आ जा रहा है 1,15,200। इससे देखो, फॉर्मेट में हम लोग क्या लेस करते हैं? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। याद करो, तुमने बचपन में सीखा था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में हमने सीखा था कि एक होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड और एक होता है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड का करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? वो इन्वेस्टमेंट से लेस हो जाता है, और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड एज इनकम बन के पीएल में जाता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे ना कि बहुत बार प्री एक्विजिशन डिविडेंड, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड का उन्होंने रॉन्ग ट्रीटमेंट करके रखा है, तो हमको ना रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। एक बार फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट में देखो क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से हम लोग क्या लेस करते हैं? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से हम लोग लेस कर रहे हैं शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड रॉन्गली क्रेडिटेड टू पीएल, ठीक है। और क्या ऐड कर रहे हैं? शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड रॉन्गली क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। प्री एक्विजिशन डिविडेंड का करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट होता है। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड का करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? पीएल में क्रेडिट होता है। तो अगर आगे चल के हम देखेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड का रॉन्ग ट्रीटमेंट है, तो ये सब स्टेप्स आएगा। फिलहाल इस सब में ये सब स्टेप्स नहीं आ रहा है, तो बस हम लोग क्या लेस करेंगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का देखो कॉस्ट कितना था? 1,40,000। बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना था? 1,40,000।
अब 1,15,200 में से अगर हम लोग 1,40,000 को माइनस करेंगे तो ये फिगर नेगेटिव में आ रहा है। अगर ये फिगर नेगेटिव में आएगा तो गुडविल, और अगर ये फिगर पॉजिटिव में आएगा तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कितना नेगेटिव आ रहा है? तो हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे, हम बस गुडविल लिख देंगे उसको 24,800। कंपेयर करने के बाद अगर ये फिगर नेगेटिव आएगा तो उसको हम लोग गुडविल बोलेंगे, और अगर पॉजिटिव में आएगा तो बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। हम देख सकते हैं नेगेटिव आ रहा है तो उसको गुडविल बोलेंगे, बट अगर यही पॉजिटिव आता रिजल्टिंग फिगर तो कैपिटल रिजर्व हो जाता। गुडविल, देखो यहाँ पे चीज को, कॉन्सेप्ट को समझो। होल्डिंग कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट होल्ड किया है उसका फेस वैल्यू कितना है? 90,000। कैपिटल प्रॉफिट ऐड हुआ तो उसका कैपिटल का वैल्यू कितना बढ़ गया? 1,15,200 हो गया। बट उसने खरीदा कितना में था? पैसा कितना लगाया था? 1,40,000। तो उसने तो ज्यादा दे रखा है ना कंपनी को, है ना। होल्डिंग कंपनी ने 1,90,000 का चीज को 1,40,000 में खरीदा था, और उसका भी थोड़ा कैपिटल प्रॉफिट हुआ तो उसका कॉस्ट थोड़ा कम हुआ, बट फिर भी अभी कितना दिख रहा है नेट में? नेगेटिव 24,800। ये हो गया कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब आगे हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट 7, कैलकुलेशन फॉर कंसोलिडेटेड पीएल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद जो नेक्स्ट वर्किंग बनता है वो क्या बनता है? कैलकुलेशन फॉर कंसोलिडेटेड पीएल। तो कंसोलिडेटेड पीएल में भी हम लोग जो डेटा लेंगे वो किसका लेंगे? सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी का डेटा लेंगे। कैलकुलेशन फॉर कंसोलिडेटेड पीएल में भी हम लोग जो डेटा लेंगे वो किसका डेटा लेंगे? सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी का। पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम। तो फॉर्मेट देख देख के बनाना है। सबसे पहले देखो फॉर्मेट में क्या लिखा है, हम लोग को पीएल बैलेंस लेना है। किसका? होल्डिंग कंपनी का। और हमारा होल्डिंग कंपनी कौन है? ऋतिक लिमिटेड। तो हम लिखेंगे पीएल बैलेंस ऑफ ऋतिक लिमिटेड एज पर बैलेंस शीट, एज पर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखो ऋतिक लिमिटेड का पीएल का बैलेंस कितना दिया हुआ है? कितना दिया है? 50,000। पीएल बैलेंस ऑफ ऋतिक लिमिटेड एज पर बैलेंस शीट 50,000। ठीक है, पीएल बैलेंस ऑफ ऋतिक लिमिटेड एज पर बैलेंस शीट कितना हो गया? 50,000। इसमें हम लोग क्या करेंगे? रेवेन्यू प्रॉफिट, होल्डिंग कंपनी का जो शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट था वो यहां पे ऐड हो जाता है। तो देखो वर्किंग नोट 4 में शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का 9,900 था। 9,900 था शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का, 9,900 था। तो शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट ऐड हो गया। और क्या लिखा है फॉर्मेट में? और लिखा है हम लोग लेस कर देते हैं शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड रॉन्गली क्रेडिटेड टू पीएल। ये सब तो है नहीं सम में, जब आगे समय आएगा तो डिस्कस करेंगे। और क्या लेस करते हैं? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। तो देखो तो क्वेश्चन में कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दिया हुआ था, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम लोग लेस कर देते हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम लोग लेस कर देंगे 2,000। तो लिख देंगे लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब होता है स्टॉक रिजर्व, जिसको हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आगे चल के इन्वेंट्री से माइनस कर देंगे। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 2,000। और इसके अलावा प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड भी क्या होता है? कंसोलिडेटेड पीएल से लेस हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये कब? ब्रैकेट देखो क्या लिखा है? ओनली व्हेन आस्क्ड, जब क्वेश्चन में ऐसा बताएगा। तो है ही नहीं सब क्वेश्चन में। तो बस करो कितना आ रहा है? 57,900। ये हो जाएगा कंसोलिडेटेड पीएल। नोट्स में चेक करो, नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग लेते हैं वो होता है कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। तो क्या इस सम में कोई जनरल रिजर्व है? और जब जनरल रिजर्व है ही नहीं तो कंसोलिडेटेड जीआर होगा ही नहीं। जनरल रिजर्व ही नहीं है सम में तो कंसोलिडेटेड जीआर नहीं होगा। तो हम लोग का वर्किंग नोट खत्म। अब हम लोग बनाएंगे मेन बैलेंस शीट। ठीक है, मेन बैलेंस शीट। तो
तो क्योंकि सब में देखो कोई जनरल रिजर्व नहीं है, इसलिए हम लोग उसको नहीं बना रहे। नाउ मेन बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि कुछ नोट्स भी हमको बनाना पड़ जाएगा, तो अकॉर्डिंगली हम लोग कुछ नोट्स बनाने का भी जगह रखेंगे। हेडिंग दे देते हैं, मेन बैलेंस शीट में हेडिंग दे दो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ऋतिक लिमिटेड होल्डिंग कंपनी along with its subsidiary सलमान लिमिटेड। तो ये होने वाला है हेडिंग आंसर का, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ऋतिक लिमिटेड along with its subsidiary सलमान लिमिटेड एज ऑन। क्वेश्चन में एज ऑन का क्या डेट दिया हुआ था? 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024। पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक लेटर्स में लिख देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले लिख देंगे शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आ जाएगा शेयर कैपिटल। नोट नंबर बना लेता हूं, खास कोई ज्यादा नोट बनेगा नहीं, फिर भी एक आध दो जो भी बनेगा। कंपनी फाइल अकाउंट ज्यादा 25-26 नोट नहीं बनेगा। देखो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, अब ये जगह तुमको याद रखना है कि तुमको होल्डिंग कंपनी का हर सम में, ईच एंड एवरी सम में शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग कंपनी का लेना है, सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल नहीं लेना है। कुछ कुछ बात याद करने वाला है, यही बात हम लोग को देखो नोट्स में फर्स्ट पेज में पॉइंट में भी लिखा हुआ है। देखो कौन कौन सा आइटम हम लोग नहीं लेते हैं बैलेंस शीट में। तो सबसे पहला बात ये लिखा है कि सब्सिडियरी कंपनी का कोई भी तरह का शेयर कैपिटल हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल किसका लेंगे? होल्डिंग का लेंगे। और क्वेश्चन देख के बताओ, होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल तुमको 4 लाख रुपया दिख रहा है, लिख दिए। दूसरा चीज, रिजर्व एंड सरप्लस सब्सिडियरी का हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग सब्सिडियरी कंपनी का नहीं लेते हैं। तो हम लिखेंगे बी में रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसका लिए हम लोग बना देंगे नोट नंबर 1। तो मान के चलते हैं 10 लाइन में मेरा बैलेंस शीट बन जाएगा, ज्यादा आइटम ही कहाँ है ना। तुम देखो वही बैलेंस शीट को तुमको उतारना है, तो मेरे ख्याल से 8 लाइन में तो बन ही जाएगा, 8 से 10 लाइन में। तो उतना स्पेस छोड़ के बैलेंस शीट में तुम लिख दो नोट नंबर 1। ये नोट्स टू अकाउंट्स है, अच्छा नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 हेडिंग देंगे बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स, उसमें लिखेंगे नंबर 1 रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस का राइट हैंड साइड में एक रुपीस का भी कॉलम बना लेंगे। क्या क्या लेना है ध्यान से सुन लो। रिजर्व एंड सरप्लस सब्सिडियरी कंपनी का बिल्कुल नहीं लेना है, तो क्या लेना है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में अगर कैपिटल रिजर्व आया है तो ले लेंगे। हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में गुडविल आया था तो नहीं ले रहे हैं। उसके बाद कंसोलिडेटेड पीएल, तुमको अगर बात याद हो, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू रिजर्व, है ना, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू रिजर्व, ये सब तुम्हारा किसका डेटा था? सब्सिडियरी कंपनी का डेटा था।
माइनॉरिटी इंटरेस्ट में भी होल्डिंग का कोई डेटा नहीं था, तो होल्डिंग का डेटा कहां से है? फ्रॉम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ईच एंड एवरी डेटा किसका है? होल्डिंग का। उसके अलावा कंसोलिडेटेड पीएल में किसका डेटा रहता है? होल्डिंग का। इसके अलावा कंसोलिडेटेड जीआर में किसका डेटा रहता है? होल्डिंग का। ये तीनों में होल्डिंग कंपनी का डेटा रहता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में देखेंगे, कैपिटल रिजर्व आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। उसके बाद कंसोलिडेटेड पीएल चेक करेंगे, तो हम लोग का कंसोलिडेटेड पीएल आया था 57,900, तो कंसोलिडेटेड पीएल जो आया था वो ले लेंगे। और देखो कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व था ही नहीं, तो बस यही हो जाएगा हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस 57,900। अगर कैपिटल रिजर्व आया रहता कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में तो वो भी आ जाता, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व रहता वो भी आ जाता। तो बेसिकली तुम याद करो, तीन चीज आता है रिजर्व एंड सरप्लस में। एक आता है कैपिटल रिजर्व जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से आएगा, कंसोलिडेटेड पीएल का बैलेंस और कंसोलिडेटेड जीआर का बैलेंस। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। हो गया सबका? उसके बाद देखो सम में कोई भी तरह का नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं था, नील। नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं था तो नील, तो लिख देते हैं पॉइंट नंबर 2 में नॉन करंट लायबिलिटीज नील। और करंट लायबिलिटीज का अगर बात करें तो करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स हम लोग दोनों कंपनी का मर्ज करके लिख देंगे। क्या ट्रेड पेएबल्स में कोई एडजस्टमेंट था? कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो दोनों कंपनी का ट्रेड पेएबल्स को ऐड करो। दोनों कंपनी का ट्रेड पेएबल्स को ऐड करेंगे और ऐड करके उसको लिख देंगे 12,30,000। अच्छा एक और चीज छूट गया, हाँ एक चीज रुक जाओ, छूट गया था कि जो नॉन करंट लायबिलिटीज है ना, इसी के नीचे दिखा देंगे हम लोग, पॉइंट नंबर 2 देके लिख देंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, माइनॉरिटी, पॉइंट नंबर सी देके लिख देना माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये बस छूट गया था। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना था देखो तो 13,900 है ना, 13,900, उसका जगह ये रहेगा। और 2 में हम लिख देते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज नील। और ट्रेड पेएबल्स कैसे आया? क्रेडिटर्स को ऐड करके आ गया, दोनों कंपनी क्रेडिटर्स को। कुछ एडजस्टमेंट रहता तो एडजस्ट करके दिखाते। 12,30,000। और लायबिलिटी साइड में कुछ नहीं आएगा, टोटल कर दो। बोलो क्या डाउट था? नहीं, लायबिलिटी तो देखो जो सब्सिडरी कंपनी का लायबिलिटी था कितना था? 4,80,000, ये उसी का लायबिलिटी है। लेकिन क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स परचेज किया है, तो सब्सिडरी कंपनी का जो बिजनेस का परफॉर्मेंस होगा वो होल्डिंग को भी इफेक्ट करेगा। इसलिए देखो सब्सिडरी कंपनी अपना पीएल बैलेंस शीट बनाएगा, होल्डिंग कंपनी सेपरेट अपना पीएल बैलेंस शीट बनाएगा। लेकिन होल्डिंग कंपनी एक और पीएल बैलेंस शीट बनाएगा जिसमें होल्डिंग के साथ सब्सिडरी का डेटा मर्ज रहेगा। ये कंसोलिडेटेड है। इससे सोचो होता क्या है। आज हम लोग देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज इतना बड़ा जायंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कितना छोटा छोटा कंपनीज होगा सोचो, है ना। रिलायंस क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेंड्स अलग है, रिलायंस जियो अलग है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स अलग होगा, ओएनजीसी अलग होगा। ये सब रिलायंस के अंदर छोटा छोटा कंपनीज है। क्लियर? तो ये सब अपना पीएल बैलेंस शीट बनाता होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना भी बनाता होगा, तो इनके साथ इनको मर्ज करके बनाना भी तो पड़ेगा। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पीएल कौन बनाता है? होल्डिंग कंपनी बनाता है। क्लियर? जिसमें हम लोग सारा डेटा ले लेंगे। 17,01,800। ये हो गया लायबिलिटी साइड का इंफॉर्मेशन। अब इसी के नीचे लिखना है सबको एसेट्स, इसी के नीचे लिखना है एसेट्स। तो हम मिटा के लिख रहे हैं, इसके नीचे लिखना, हम यहां से लिख रहे हैं
एसेट्स, उसी के नीचे कंटिन्यू करना। एसेट्स के अंदर लिख देंगे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अंदर लिखेंगे प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसके अंदर आ जाएगा टेंजिबल एसेट्स। ना ये टेंजिबल एसेट्स का वैल्यू कैसे आएगा ये हम लोग बनाएंगे, नोट नंबर 2 में बना के दिखाएंगे। तो नोट नंबर 2 में आ जाओ, नोट्स टू अकाउंट्स का नोट नंबर 2। ठीक है, पहले हम लोग लिखेंगे टेंजिबल एसेट्स ऑफ ऋतिक लिमिटेड। तो क्वेश्चन में देखो बैलेंस शीट में टेंजिबल एसेट्स ऑफ ऋतिक लिमिटेड कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2.5 लाख। एंड टेंजिबल एसेट्स ऑफ सलमान लिमिटेड एज पर बैलेंस शीट कितना दिया है 95। तो लिख देंगे टेंजिबल एसेट्स ऑफ सलमान लिमिटेड, $95,000। तो पहले 2.5 लाख और 95,000 का ऐड करो, कितना आ रहा है 3,45,000। ठीक है, अब याद करो एडजस्टमेंट, हम लोगों ने एसेट का वैल्यू को 20% से बढ़ाया था, 1 लाख का 20%, 20,000। तो ऐड कर देंगे अपवर्ड रीवैल्यूएशन, ऐड कर देंगे अपवर्ड रीवैल्यूएशन, 1 लाख का 20%, जो कि हो जाएगा 20,000। और एक और चीज याद करो, अंडर चार्ज डेप्रीशिएशन था, मतलब हमने डेप्शन कम चार्ज किया था, तो वो अंडर चार्ज डेप्रीशिएशन को हम लोग क्या कर देंगे, यहां से लेस कर देंगे। अगर ओवर चार्ज रहता तो ऐड कर देते। तो अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन आया था 1,000, उसको लेस कर देंगे, है ना। कितना आ रहा है वैल्यू, $3,64,000, 3,64,000। ठीक है, तो देखो अभी तक क्या याद किए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं लेते, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सब्सिडियरी कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेते। तीसरा चीज याद कर लो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट नहीं आता, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, तो उसको नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में ले लेंगे। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट्स को नहीं लिखते हैं, किसी भी सम में नहीं लेंगे। हाँ, बट लेंगे नहीं। ठीक है, इसको नहीं लेना है। सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल नहीं लेते, होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट नहीं लेते। याद हो गया। तो अकॉर्डिंगली बी में हम लिख दे रहे हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखो होल्डिंग कंपनी का एकमात्र इन्वेस्टमेंट था सब्सिडियरी में। अगर अदर कोई इन्वेस्टमेंट होता, दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट होता, मान लो ऋतिक लिमिटेड ने ए लिमिटेड में शेयर परचेज किया, होल्डिंग कंपनी तो सलमान लिमिटेड है, लेकिन ऋतिक ने ए लिमिटेड में भी अगर शेयर परचेज किया रहता तो वो इन्वेस्टमेंट ले लेते, बट होल्डिंग कंपनी ने जो सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट किया वो इन्वेस्टमेंट नहीं लेते। क्लियर, होल्डिंग कंपनी ने जो सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट किया वो इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। अदर कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट होगा तो वो ले लेंगे। क्या अदर कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट था? तो लिख दो नॉन सब्सिडियरी का इन्वेस्टमेंट।
सब्सिडरी का इन्वेस्टमेंट रहेगा तो ले लेंगे, होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है। देखो सब्सिडरी का इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये इसको बोलते हैं इंटर क्रॉस होल्डिंग, वो हम लोग का सिलेबस में नहीं है, ठीक है, उतना तक नहीं जाना है हम लोग को। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट निल। अच्छा, इसके अलावा करंट एसेट्स, देखो इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स का ही पार्ट होता है, जो इन्वेंट्रीज होता है वो करंट एसेट्स का ही पार्ट होता है। तो हमको ना इस सम में डायरेक्टली करंट एसेट्स दिया हुआ था, इन्वेंट्री ब्रेक करके नहीं दिया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहीं पे ब्रैकेट में हम लोग दिखा देंगे दोनों कंपनी का करंट एसेट्स को हम ऐड करें तो 8,10,000 और 5,05,000, मतलब कुल मिला के आएगा। एक और चीज छूट गया, इंटेंजिबल एसेट छूट गया था, सो लिख दो, इंटेंजिबल एसेट्स मिस हो गया था। इंटेंजिबल एसेट्स कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आया था, तो टेंजिबल एसेट्स के नीचे लिख देंगे इंटेंजिबल एसेट्स, ब्रैकेट में लिख देंगे गुडविल। कितना आया था? 24,800। अगर कैपिटल रिजर्व आता तो रिजर्व एंड सरप्लस में ले लेते। तो करंट एसेट्स में दोनों कंपनी का करंट एसेट्स ऐड किए, याद रखना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था क्वेश्चन में 2,000 का, तो वो लेस हो जाएगा। क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था 2,000 का स्टॉक के ऊपर, वो लेस हो जाएगा, स्टॉक करंट एसेट का पार्ट होता है। तो ये कितना आ रहा है? 13,13,000, 13,13,000 बस, और कुछ है नहीं, ऐड कर दो, देखो कितना आ रहा है। $17,01,000। 17,01,800। तो दिस कंप्लीट द सम। देखो हमेशा जो पहला सम होता है ना कोई भी चैप्टर का, वो टाइम लगता है, ठीक है, सीखने में भी और बनाने में भी। इसको घर जाके जरूर बनाना है रिपीट में।